दोस्तों नमस्कार, मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल बिल। सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन इसको लेके भारतीय जनता पार्टी में और संघ में जो है एक धर्म संकट जैसी स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि उसके पहले भारतीय जनता पार्टी इस मांग को, जातिगत जनगणना कराने की मांग को एक विघटनकारी एक मांग साबित कर रहे थे। वो कह रहे थे कि विपक्ष देश को बांटना चाहता है वोट बैंक की राजनीति के लिए, और ये देश के लिए एक बहुत बड़ा घातक कदम है। हालांकि बीच में अमित शाह ने ये भी कह दिया था कि वो जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो जातिगत जनगणना की मांग को के प्रति सहमति व्यक्त करने या जातिगत जनगणना की दिशा में कदम कोई उठाने से सरकार कतरा रही थी। फिर अचानक पहलगाम की घटना हुई, यहाँ टूरिस्टों का संघार हुआ और उसमें सरकार की जो तमाम सारी कमियां सामने आईं और उसकी वजह से सरकार गिर गई। तो उसी दौरान अचानक जो है जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी गई कि ये कहा गया कि जो अगली जनगणना होनी है वो जातिगत जनगणना होगी। तो इससे लोगों ने, तो विपक्ष ने तो ये कहा कि ये जो पहलगाम में पहलगाम की घटना में जो सरकार की विफलता सामने आई है, उससे ध्यान बटाने की कोई कोशिश है, और लग भी रहा था। अनायास उन्होंने फैसला लिया था। उसके बाद में फिर सरकार इस पर चुप्पी मार के बैठ गई। फिर जब अधिसूचना जारी हुई तो अधिसूचना जारी करते समय फिर उसने ये किया कि उसमें अधिसूचना में उल्लेख नहीं किया गया है कि जातियां भी गिनी जाएंगी, ऐसा कोई उल्लेख नहीं हो। तो सामान्य जनगणना कराने की चर्चा की गई। तो फिर जो है फिर सरकार को घेरा जाने लगा, फिर इस पर सवाल उठने लगे। इस बीच में जब सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया था, तो एक बड़ा वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माना जाता है और जिसमें संघ के स्वयंसेवक भी शामिल थे, उन्होंने उसको लेकर बड़ी नाराजगी जताई थी और सरकार को इस तरह से कोसना शुरू कर दिया था, सरकार पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया था। तो इस वजह से भी ये था कि सरकार के लिए एक समस्या तो थी, मुश्किल तो खड़ी हो ही गई थी बहरहाल। लेकिन सरकार ने फिर उसके बाद में अधिसूचना में भले ही उल्लेख न किया गया हो, लेकिन उसके बाद में सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, जातियाँ गिनी भी जाएंगी। जो फॉर्मेट सामने ला रही है उस फॉर्मेट के बारे में बताया गया कि नहीं, उसमें है कि लोगों को जाति बतानी पड़ेगी। तो ये हो गया था। अब संघ जो है इसके बारे में अपनी जो आधिकारिक राय है संघ की, वो इसके बारे में क्या आती है, ये सोचने वाली बात तो हो गई थी। लोगों की इस बारे में उत्सुकता थी। तो संघ का कल 4 जुलाई से प्रांत प्रचारकों का 3 दिन का सम्मेलन शुरू होने जा रहा है दिल्ली में। 4 को चलेगा, 5 को चलेगा, 6 जुलाई को चलेगा। इन 3 दिनों में क्या क्या होगा, इसकी जानकारी देने के लिए जो संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख है सुनील आम्बेकर, 2 अन्य पदाधिकारियों के साथ में आज केशव भवन में मीडिया के सामने आए और उन्होंने जो है पूरा बताया कि किस किस दिन क्या होगा। तो अब उस समय जो निष्पक्ष मीडिया में, तो हालांकि उस समय जो मीडिया कर्मी मौजूद थे उनमें ज़्यादा संख्या तो उनकी थी जो खुद ही संघ के भक्त हैं, और वो जो जहाँ पे संघ के लिए जो विपक्ष जो आलोचना करता, विपक्ष की ओर से जो घेराबंदी हो रही थी, उसके सवाल भी उन्होंने जब सवाल जवाब का मौका दिया गया तो उसके लिए भी उन्होंने प्रश्न दिए। तो प्रश्न उनके क्या थे? प्रश्न तो ये था कि जो संघ के लोगों की चिंताएं हैं वो उनकी जुबान से निकल रही थी। वो एक तरह से संघ के स्वयंसेवक के रूप में वो एक नज़र आ रहे थे। लेकिन कुछ निष्पक्ष पत्रकार भी थे और निष्पक्ष पत्रकारों ने ये सवाल पूछ ही लिया जब सवाल पूछने का मौका आया कि जातिगत जनगणना के बारे में संघ की क्या राय। तो जब ये इस सवाल के माध्यम से जो सवाल का जो जवाब आया उससे ये जाहिर हो गया कि नहीं, संघ के लोगों का चातुर्य जाहिर हो गया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूट जाए।
लाठी भी न टूटे। वो सुरेश आम्बेकर ने जो कहा कि संघ का क्या दृष्टिकोण है, उससे ये स्पष्ट हो गया कि जो है वो एक खोखली कवायद होगी। जातिगत जनगणना के नाम पे जो कुछ होगा वो एक खोखली कवायद होगी। जातिगत जनगणना ये जो जातिगत जनगणना जिस रूप में होगी और जिस उद्देश्य को लेके जिस उद्देश्य की ओर मोड़ दी गई है, तो उसमें ये दिखाया गया कि जो भावनाएं छुपी हुई थी वंचित वर्ग की, उनके साथ उनको वंचित वर्गों को पूरी तरह से चकमा देने का इंतजाम कर लिया गया। क्योंकि उन्होंने सुरेश आम्बेकर ने इसमें ये कहा कि ये अच्छा काम है कि सरकार ऐसे तथ्य जुटाए जिससे ये पता चले कि समाज के विभिन्न घटकों की स्थिति हमारी जो आज़ादी के बाद जो इतना देश में विकास हुआ है उसके बावजूद भी कैसी है, और जो इसके बाद में जो पीछे रह गए जो कमज़ोर घटक हैं, उन कमज़ोर घटकों के लिए कल्याणकारी कदम उठाए जाए। जो कि मांग क्या थी जातिगत जनगणना की, जो विपक्ष की खेमे की ओर से या जो अन्य जो सामाजिक चिंतक थे उनकी ओर से जो मांग आ रही थी, उनकी मांग ये थी कि जातिगत जनगणना से एक तो ये स्पष्ट किया जाए कि वास्तव में अभी तक पिछड़ी जातियों की और दलितों की स्थिति समाज में क्या है। वरना तो ये कहा जाने लगा था कि सवर्ण भी तो गरीबी है, गरीबी को आधार बनाया जाना चाहिए, और वो जो उनके पीछे रहने का जो कारण है उन पर भी लीपापोती की जा रही थी कि भाई जिम्मेदार तो वो गलत सामाजिक व्यवस्थाएं थी सदियों तक जो चली, जिनकी वजह से एक तरह से जो वंचित जातियां हैं उनको ये घोषित उनको जो है ये साबित किया गया था कि ये इनके पिछले जन्म के बुरे पाप थे, इसलिए उनको इन जातियों में जन्म लेना पड़ा। तो इसलिए ईश्वर ने इनको दंड की व्यवस्था करते हुए इनको भेजा है। तो ईश्वर की इस मंशा की पूरी करने के लिए हमने ये किया है कि हमने अपने जो धार्मिक विधान में है वो ये व्यवस्था रखी है कि ये वंचित जातियों को न शिक्षा देंगे, न पद का अधिकार होगा, न संपत्ति का अधिकार होगा। तो वो कोई अपनी अकर्मण्यता की वजह से, अपने किसी अपराध की वजह से वो वंचित जातियाँ पीछे नहीं हुई। वो तो ये जो बताता है, जो इतिहास बताता है, जो हमारे जो धार्मिक साहित्य है वो ये बताता है कि नहीं, उनको सुनियोजित ढंग से उनको उनके प्रति अन्यायकारी व्यवस्था लागू करते हुए उनको पीछे किया गया है। तो अब जबकि पूरी दुनिया एक गांव में बदल चुकी है और मानवाधिकार के कुछ वैश्विक मानक तय कर दिए गए हैं और उन्हीं पर दुनिया के हर देश की सभ्यता उन्हीं कसौटियों पर कसी जा रही है। तो उन कसौटियों के मामले में हमारी जो स्थितियाँ हैं ये बहुत हमारे देश के लिए बहुत शर्मिंदा करने वाली, हमारी सभ्यता को बहुत शर्मिंदा करने वाली हैं। तो वो उनका प्रायश्चित कैसे हो? तो दुनिया के तमाम सारे देशों में, जो अमेरिका तक में उन भेदभाव को समाप्त करने के लिए, भेदभाव का उसका प्रतिकर देने के लिए जो अन्याय का शिकार जो वर्ग थे उनको विशेष अवसर के सिद्धांत लागू किया गया था। तो उसी क्रम में भारत में तो बाद में लागू हुआ, तो भारत में भी आरक्षण की व्यवस्था उसी क्रम में लागू हुई ताकि वो वंचित जातियाँ व्यवस्था में भागीदार बने, उनके पास में भी समाज के संचालन का अधिकार आए। तो इसलिए व्यावहारिक रूप से ये संभव न रह जाए कि उनके साथ में किसी तरह का असम्मान प्रदर्शित हो, किसी तरह का तिरस्कार प्रदर्शित हो और किसी तरीके से उनको जो है पद और शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जाए। इस स्थिति को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए, ये विशेष अवसर के सिद्धांत में था। तो इसी विशेष अवसर के सिद्धांत के तहत और इसके विस्तारीकरण के लिए, क्योंकि ये विपक्ष का दावा था कि जब जातिगत जनगणना होगी तो ये स्थिति सामने आ जाएगी कि अभी जो प्रयास किए गए विशेष अवसर के सिद्धांत के तहत उनकी वजह से कोई खास उन वर्गों का कोई खास उत्थान नहीं हुआ। तो जब ये स्थिति आ जाए तो फिर एक न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाने के लिए, एक सही मामले में एक सही व्यवस्था बनाने के लिए तो ये हो कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए और
जो वंचित जातियाँ हैं उनको उनकी संख्या के मुताबिक आरक्षण दिया जाए। तो जातिगत जनगणना के पीछे तो ये भावना जुड़ी हुई थी कि जातिगत जनगणना होगी तो उसके बाद में जो है वो आरक्षण का दायरा बढ़ जाएगा। लेकिन अब उन्होंने आज जो स्पष्ट कर दिया कि संघ जातिगत जनगणना करा रहा है, लेकिन हम सामाजिक जो सद्भाव है उसको विसंकलित नहीं होने देंगे। सामाजिक सद्भाव को कोई चोट पहुंचाने देने के कदम के रूप में इसका जातिगत जनगणना का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और वो जो जब उनको अधिकार संपन्न बनाने की बात आती है, जब ये बात आती है कि हम पूरे सनातन धर्म और हिंदू धर्म के वाङ्मय में उन सारे अंशों को हटाया जाए जिन अंशों से वंचित जातियों की गरिमा का अपमान होता हो, जिनमें उनको निम्न स्थिति में रखने की वकालत की जाती हो, उनकी जो मांग हो, उसका जो समय समय पर उसके लिए जो आवाज़ें उठती है, तो उन आवाज़ों को नज़रअंदाज जैसे संघ हमेशा करता रहा है, तो इस बार उसने फिर जता दिया कि जातिगत जनगणना भले ही होगी, लेकिन हम ये मानते हैं कि इस ढंग की आवाज़ें तो समाज में फूट डालने वाली आवाज़ें हैं। जब ईश्वर ने कहा है कि आप नीचे रहिए, आप जो है उसी में संतोष करिए, आप जो अल्पसंख्यक सवर्ण वर्ग है उसकी सेवा में संतोष करिए ताकि आपको अगले जन्म में आपकी स्थिति अच्छी हो। तो इसलिए इस कारण से वो जो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है या जो मनुस्मृति की व्यवस्था है वो एक ईश्वरीय व्यवस्था है, तो उसमें खलल डालने के लिए उकसाने का काम सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले के दुराशय से किया जाता है। तो इसलिए हम इसको दुराशय मानते हैं कि इस तरह की ये अधिकार की आवाज़ें उठाए धार्मिक उसको संशोधित करने का, और जो उनके साथ में उनको सदियों तक जो पद से और शिक्षा से और संपत्ति के अधिकार से जो वंचित रखा गया है वो उनको जो है उनका हक उस दिलाया जाए। तो ये इन सारे इस तरह के कदमों को, इस तरह के आग्रह को हम जो है सामाजिक सद्भाव के खिलाफ मानते हैं, और इसलिए हम इनकी इजाज़त नहीं देंगे। तो ये उसमें अपने आप में नेत था जब उन्होंने कहा कि हम उनके लिए कुछ कल्याणकारी कदम उठाएंगे। कल्याणकारी कदम क्या है? वो सांत्वना पुरस्कार कुछ बांटेंगे, क्योंकि अब तो स्थिति उस ढंग से उनके दमन करने की नहीं रह गई, तो अब जमाने के मुकाबले में थोड़ा सा दयालु चेहरा लेके उस दमनकारी व्यवस्था को लागू करना है। तो हम उसमें जो है सांत्वना पुरस्कार के बतौर, जैसे हम अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुफ्त राशन बांटने का काम कर रही है, मुफ्त आवास, प्रधानमंत्री आवास और इनकी आवासीय योजनाएं चला रही बेघरों की, और उनमें ज़्यादातर लाभान्वित होने वाला निश्चित रूप से, क्योंकि उसी को वंचित किया गया था, तो वंचित जातियों के लोग। तो वैसा ही हम जो है कुछ काम जो है सस्ते में भोजनालय खुलवा दें, उस ढंग के कुछ काम देंगे। उसमें वजीफे की व्यवस्था करते हैं शिक्षा में, हालांकि वजीफे की व्यवस्था तो वापस लेने का काम किया जा रहा है बजाय बढ़ाने का। तो ये आज सरोकार स्पष्ट हो गए, संघ ने ये सरोकार स्पष्ट कर दिए कि वो जो है वो कोई उन जो कुरीतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाएं, जो अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाएं, उनमें आमूलचूल परिवर्तन का आग्रह उन्हें अभी भी स्वीकार नहीं है। अभी भी वो यथास्थिति को जारी रखना चाहते हैं, केवल ये सेफ्टी वाल्व के रूप में कुछ सुधारवादी कदम उठाना बस उनका उद्देश्य है। वो उस व्यवस्था की बचाव के लिए, ताकि लोगों को भरमाया जा सके, लोगों को बहलाया जा सके। तो ये बहुत ही निराशाजनक कदम है। दूसरा क्या है कि आज संघ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात और स्पष्ट हो गई। ये बात बड़ी प्रचारित की जा रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेके, और जो उनकी एक तरह से स्वेच्छाचारी जो प्रवृत्ति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की, उस पर अंकुश लगाने का, और वो उस नियम का पालन कराने का कि 75 वर्ष की उम्र के बाद में हर जो व्यवस्था की गई कि रिटायर होना पड़ेगा राजनीति से हमारे हर नेता को, तो उसके बारे में भी मोदी पर दबाव बनाने के लिए जो संघ ने जो
प्रयास शुरू किए थे, उसको लेकर संघ के और उनके बीच में बड़ी एक तरह से तकरार जैसी स्थिति अंदर खाने बन गई है। ये इम्प्रेशन दिया गया था, ये एक धारणा बनाई जा रही थी। लेकिन आज की बैठक से ये साबित हो गया, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जिस ढंग से संघ ने उसको राहत दी है, तो उससे ये हो गया कि संघ का दुलार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है मोदी सरकार के प्रति। ये कोई तलखी जैसी स्थिति केवल काल्पनिक है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। वो जो है कुछ समझाने जैसी कोशिश करते हैं, कुछ सद्बुद्धि देने का प्रयास करते हैं मोदी जी को, लेकिन अंततोगत्वा मोदी जी ही निर्णायक है और संघ इस स्थिति को स्वीकार करता है। तो ये आज जातिगत जनगणना के लिए अपनी रजामंदी जाहिर देकर संघ ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वो जो संघ और भाजपा के संबंधों को लेकर जो विघ्न संतोषी लोग हैं, उन विघ्न संतोषी लोगों को निराश होना पड़ेगा। ऐसा कोई टकराव सामने नहीं आएगा। वो ये भी अर्थ निकाले जा रहे थे कि नहीं कि जब संघ की बैठक पहले से तय थी, संघ के प्रांत प्रचारकों का सम्मेलन, फिर भी केवल संघ को इग्नोर करने के लिए मोदी जी अपना विदेश यात्रा पे निकल गए। 9 जुलाई तक के लिए इधर बैठक होनी थी और उन्होंने इंतज़ाम कहीं किया विदेश यात्रा पे कि वो तब लौटे जब ये इनकी बैठक समाप्त हो चुकी हो। जबकि जिन देशों में जा रहे उनमें जाने की कोई अभी आपात आवश्यकता भी नहीं थी, तो वो चाहते तो वो इस बैठक के दौरान कोई विदेश यात्रा का कार्यक्रम बनाने की बजाय नई दिल्ली में उपस्थित रह सकते थे। तो ये एक तरह से उन्होंने एक तरह से संघ को एक तरह की अवमानना जैसा प्रयास किया है। इसके ये लोग इसको लेके ये अनुमान करके और तमाम कहानियाँ बना रहे थे। तो उन कहानियों का आज पटाक्षेप हो गया कि नहीं, संघ जो है संघ को भी मोदी की निर्णायक स्थिति स्वीकार है। वो अपनी केवल अपनी सलाह देने की अपना जो है उनको एक सद्बुद्धि भरी टिप्स देने की उसकी कोशिश है। और अगर उसको अगर नहीं मानते तो मोदी जो फैसला करें, जिस रास्ते पर जैसा चलें, वो संघ उनके साथ में, संघ उसका अनुगमन करेगा। ये आज पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। सवाल इस बात को लिए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके भी किया गया था, तो उन्होंने जो सुरेश आम्बेडकर थे उन्होंने इस पर बहुत स्पष्ट कर दिया कि नहीं, इस सभा में इस सम्मेलन में जो 3 दिन का ये सम्मेलन है उसमें इन बातों की इस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, इसकी कोई चर्चा नहीं होगी। तो फिर एक बार साफ हो गया कि संघ के और कि संघ मोदी को निर्णायक के तौर पे मान्यता देते हैं। वो भी अटकलबाजों को उस मामले में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के मामले में भी उसने एक निराश किया है। अब ये जो संघ का जो मंतव्य सामने आया है जातिगत जनगणना को लेके, जो एक तरह से एक बम जो जातिगत जनगणना का बम है, उस तरीके से संघ ने काम शुरू होने के पहले उसको जो फुस कर दिया है। तो जो उसके लिए जो एक बड़े क्रांतिकारी अरमान जो संजोए हुए थे जो विपक्ष के नेता, वो क्या करते हैं, और वो जो सामाजिक परिवर्तन के जो हिमायती बड़े जो धुरंधर चिंतक है, उनकी प्रतिक्रिया इस रूप में कैसी होती है, क्या इसकी वजह से जो है वो क्या इसकी वजह से क्या वो एक घेराबंदी के लिए कोई नए अपने तर्कस में कोई नए तीर लेकर आएंगे, या फिलहाल जो है ये मान के सोचेंगे कि अब उनके कमान उनके हाथ में है, तो अब जैसा हो रहा है वैसा होने दें, ये सोच के उनको जो है निराश होकर चुपचाप बैठ जाएंगे। ये अब इस पर बारे में आप लोगों का, अब दर्शकों का क्या अनुमान है, दर्शकों का विचार क्या है, तो हम ये चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में इस बारे में अपनी राय ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी थोड़ा सा एक सही विश्लेषण करने में इस नाते मदद मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।